नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आज आतंकियों ने बेहद कायराना हरकत को अंजाम दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री से हालात की जानकारी ली। तो गृह मंत्री भी ग्राउंड जीरो पे रवाना हो चुके हैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए। इस खबर के हर अपडेट से आपको कराएंगे रूबरू, दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यात्रा में क्या है खास। होगी बात नए वक्फ कानून की, जिसको लेकर देश में क्यों चल रहा है तीखी बहस। इस बिल को समर्थन और विरोध दोनों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसके अलावा होगी बात राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए बयान के बाद मचे सियासी बवाल की। दिखाएंगे खबर नेशनल हेराल्ड का मुद्दा क्यों लगातार गरमाया हुआ है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान। पीएम मोदी ने जेद्दा से गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके ली जानकारी। दिल्ली में गृह मंत्री ने की अहम बैठक, पहुंच रहे हैं श्रीनगर। सऊदी अरब के दौरे पर जेद्दा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, मिली 21 तोपों की सलामी। थोड़ी देर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की करेंगी अध्यक्षता। नए वक्फ कानून पर बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। मुंबई में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई नेताओं ने की मुस्लिमों से चर्चा। कहा नया कानून गरीब मुसलमानों के हक में। कुछ लोग तुष्टीकरण में लगे, मुस्लिम संगठनों का दिल्ली में प्रदर्शन। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार। कहा चुनाव प्रक्रिया पर लगाए गए आरोप चुनाव आयोग को बदनाम करने की बेतुका कोशिश। दुनिया भर में होती है भारतीय चुनाव की तारीफ। बीजेपी ने भी बोला राहुल पर हमला। सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक शक्ति दुबे बनी टॉपर। कुल सफल 1009 अभ्यर्थियों में 45 दिव्यांग भी चयनित। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से, क्योंकि आज शाम होते होते जम्मू कश्मीर से बेहद दुखद खबर सामने आई। पहलगांव में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका भी जताई जा रही है। घटना के बाद सऊदी अरब दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन करके जानकारी हासिल ली इस पूरी घटना को लेकर, और जम्मू कश्मीर जाकर हालात का जायजा लेने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को अंजाम देने वालों को अंजाम भुगतने की बात की है, तो साथ ही साथ आतंक के मंसूबों को हर संभव कड़ा जवाब देने की बात भी कही है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया। ये हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में किया गया। हमले में कई पर्यटकों के घायल होने की खबर है। हालांकि घायलों की सही संख्या की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। घायलों को जिला चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच सऊदी अरब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और उनसे सभी उचित कदम उठाने को कहा। अमित शाह ने प्रधानमंत्री को घटना के बारे में जानकारी दी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए अमित शाह श्रीनगर रवाना हो गए। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की देश भर में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले की निंदा की। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी भी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा।
पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले की खबर से बहुत दुखी हूं। निर्दोष नागरिकों पर हमला कायरतापूर्ण और अत्यंत निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमले से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने भी आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा दी जाएगी। मैंने डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम इलाके में पहुंच गई है और तलाशी अभियान चला रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को पहलगाम में भर्ती लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एक घायल पर्यटक को जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया है। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है और हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं इस हमले से स्तब्ध हूं। हमारे पर्यटकों पर हमला एक घृणित कार्य है। इस हमले के अपराधी जानवर, अमानवीय और घृणा के पात्र हैं। निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैंने अपनी सरकार में मंत्री सकीन इट्टू से बात की है और वो घायलों के लिए व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अस्पताल में है। मैं तुरंत श्रीनगर वापस जा रहा हूं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को यहां के नेता घाटी में अमन शांति के लिए खतरा के साथ ही यहां की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक मान रही हैं। अटैक जो हुआ है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। दरअसल कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद नजर नहीं आता। पहलगाम उसमें से ही एक हिस्सा है। यहां पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मार्च में हुई बर्फबारी के बाद सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहां लगातार पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज शाम होते होते जम्मू कश्मीर से ये पहलगांव से ये खबर आई जहां पे आतंकियों ने इस कायराना वारदात को एक तरीके से अंजाम दिया। इस खबर का अपडेट क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शब्बीर डार इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोजी जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुख करते हैं शब्बीर का। शब्बीर, इस वक्त का अपडेट क्या है, क्योंकि जो पूरी घटना हुई है उसके बाद से क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी बात को लेकर अधिकारियों ने अभी तक कुछ आपको जानकारी साझा की है? शब्बीर, अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो भी घायलों के बीच जो डेथ हुई है उस पर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन ये माना जाता है, क्योंकि हमारे सूत्रों ने बताया है कि जो घायलों की संख्या है या जो मृत्युओं की संख्या है वो शायद बढ़ सकती है, क्योंकि जो अटैक हुआ है वो उस एरिया में हुआ है जहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी तादाद में मौजूद थे। और जो बाईसरन का एरिया है वो गुलमर्ग, जो पहलगाम मेन पहलगाम से 5 किलोमीटर दूरी पे हैं, जहाँ पे यूजुअली टूरिस्ट जो है पैदल जाते हैं या घोड़ों पे जाते हैं। एक जंगल एरिया है जहाँ पे आज 2 और 3 के बीच में कुछ टेररिस्ट आए और उन्होंने वहाँ पे टूरिस्ट पे अंधाधुंध फायरिंग की है। और वहाँ पे जो अभी जो संख्या है इंजर्ड और डेथ्स की, वो भी जो इनिशियल रिपोर्ट्स है वो है कि 10 से 15 लोग इंजर्ड हुए हैं और एक की मृत्यु अभी वो सूत्रों के हवाले से पता चला है। लेकिन जो कंफर्म
डेथ काउंट या इंजर्ड काउंट है वो भी उसकी अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है। लेकिन ये अटैक एक अटैक न केवल यहाँ की टूरिज़्म पे है बिल्कुल यहाँ के रोज़गार पे है, क्योंकि हमने देखा है लास्ट ईयर भी जम्मू कश्मीर में जो है टूरिज़्म काफ़ी बढ़ावे पे है। लास्ट ईयर भी 3 करोड़ के करीब टूरिस्ट यहाँ आए और इस साल भी काफ़ी तादाद में इस वक्त कश्मीर में टूरिस्ट मौजूद है। और ये टूरिज़्म जो है यहाँ की इकोनॉमी का एक मेन सतून है। लाखों के तादाद में यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग टूरिज़्म इको सिस्टम में जुड़े हैं और अपना रोज़गार कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो टेररिस्ट की और ये अटैक है ये यहाँ के लोगों के रोज़गार पे अटैक है। यहाँ के पौने वाला, यहाँ के होटल वाला, यहाँ का जो भी दुकानदार जो टूरिज़्म के साथ अपना रोज़गार कमाता है उस पे अटैक है। इसलिए हमने देखा कि कश्मीर में हर एक बंदा इस वक्त इस अटैक को कंडम कर रहा है, निंदा कर रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, पॉलिटिशियंस हैं या आम लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट्स हैं। हर एक आवाज़ में इस इंसिडेंट की निंदा कर रहे हैं और सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। तो इसलिए हमने देखा कि जब से 2 बजे जब से अटैक हुआ उसके बाद ही वहाँ पूरे पहलगाम एरिया को मुहासरे में लिया गया है। पूरा एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन वहाँ पे इस वक्त जारी है और सरकार और प्रशासन भी काफ़ी संजीदा है। हमने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिद्दा से होम मिनिस्टर के साथ बात करते हैं और होम मिनिस्टर स्वयं यहाँ भी पहुँचने वाले हैं और खुद वो यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद शायद रात को ही या सवेरे वो वहाँ पे जायदाद वो मौके पे भी जाएंगे और वहाँ पर भी वो रिव्यू लेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको बड़ी संजीदगी से ले रही हैं और जो लोग इसके पीछे हैं उनको एक कड़ा का सबक सिखाया जाएगा। उनको एक स्ट्रांग उनको एक एक्शन के तौर पर उनको ताकि ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में फिर से ना हो। और ये सच भी है, कश्मीर जो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा था, कश्मीर जो खुशहाली के साथ में देश का सिरमौर बन के आगे बढ़ रहा था, जिसमें देश भर से आए हुए लोग यहां पे अपने परिवार के साथ सुकून ढूंढने आते थे यहां की वादियों में, उस कश्मीर को डिरेल करने की ये कोशिश की गई है। निश्चित तौर से ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे लेकिन अपने आप में जख्म जरूर दिया है कश्मीर को, देश को इस प्रकार की नापाक हरकत से आतंकियों ने। शब्बीर आप हमारे साथ बने रहिए, जनरल कटोच भी हमारे साथ बने हुए। जनरल कटोच, किस तरह से देखा जाए इस घटना को? सीधे तौर पर पर्यटकों को हमला करना, उनकी जान लेने की कोशिश करना तो सीधे तौर पर कश्मीर को डिरेल करने के उस मंसूबे का संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कश्मीर को डिरेल करने की साजिश है। लेकिन 2 चीज़ें मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने एक भाषण दिया था अपना, बाहर के कुछ लोग आए थे और उस भाषण में उसने कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग देश हैं और हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये उनकी भाषा है और ये मैसेज मुझे लगता है कश्मीर के लिए भी थी। कश्मीर के जो आतंकवादी ग्रुप हैं ये उनको भी एक तरफ से ये मैसेज दी गई। दूसरी बात ये है, इस समय पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत में हैं और एक तरफ से वो कश्मीर की बात जो है वो पूरी दुनिया के सामने फिर से रेकअप करना चाहते हैं। उन्होंने अपने जब वो भाषण दे रहे थे विदेशियों को, उस समय पर भी उन्होंने कहा कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक पाकिस्तानी के खून के अंदर है। और अब ये मैसेज दे रहे हैं क्योंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भारत की धरती में है। और मुझे तो पहले से ही कोई शक था कि मैंने कहा क्योंकि अमेरिका के जब भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आते हैं कोई ना कोई घटना भारत में होती है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं समझा था कि पहलगांव जैसी जगह में जहां पूरे दुनिया के टूरिस्ट आए हुए हैं वहां पर ये ऐसी हरकत करेंगे जिससे सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों को ही होगा। बिल्कुल, ये पब्लिक जो कश्मीरी पब्लिक है, आप उनको अभी तक अभी तक तो खैर समझ आ गई होगी, लेकिन आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है कश्मीर की, जो पिछले 5 सालों से बड़े प्यार के साथ इतनी स्ट्रांग हो गई थी, उसको अभी खतरा है। बिल्कुल, आप जो सर बात कर रहे हैं उसमें पिछले साल रिकॉर्ड नंबर करीब 3 करोड़ के आसपास पर्यटक कश्मीर पहुंचे हैं। ये आज तक का हाईएस्ट एवर एक तरीके से आंकड़ा है और इसकी वजह से पूरी कश्मीर के आम लोगों की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। उसी पे तो चोट की जा रही है ना? बिल्कुल सही, उसी में चोट हुई है। और
अभी देखिए आगे वाले दिनों में जो टूरिस्ट की बुकिंग हुई है कश्मीर में, कई बुकिंग्स कैंसिल हो जाएंगी। एयरक्राफ्ट हवाई जहाज जो श्रीनगर जाते थे वहां पर जगह नहीं मिलती थी, अभी आप देखिए वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। टूरिस्ट आना और जो पूरी की पूरी टूरिस्ट इंडस्ट्री बनी हुई है उसमें मुझे लगता है बहुत घाटा होगा, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो कश्मीर की आवाम है। और ये मैं लगता एक बार आवाम को एक बार ये समझ आ जाए तो हर एक कश्मीरी को, खास करके हर एक कश्मीरी मुसलमान को एकजुट होके खड़ा होके एक साफ जवाब देना पड़ेगा इन टेररिस्ट को कि तुम्हारी बात नहीं चलेगी, तुम्हारी ये चीज़ें हम इधर कामयाब नहीं होंगे। और ये मैसेज सीधा पाकिस्तान तक भी जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले कैलेंडर जारी हुआ करता था बंद का, हड़ताल का, तमाम चीज़ों का, अब उसको तो कश्मीर में समर्थन मिल ही नहीं रहा है ना। और तो आम कश्मीरी को समझ में आ रहा है कि हमको कैसे मुल्क के साथ मिलकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना है। शब्बीर, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, क्योंकि हमने आप जो भी बात कह रहे थे, पॉलिटिशियंस हों या तमाम सोशल सोसाइटी के लोग हों या आम लोग हों, हर कोई इस घटना को कंडेम कर रहा है। आम शहरी और आम लोग जिनकी रोजी रोटी इन सब चीज़ों से, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वो सब लोग इस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। यही वो नया कश्मीर है जो इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। शब्बीर जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आम लोग हैं वो ऐसे अटैक्स को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए हमने देखा है कि चाहे वो सड़क पे जो एक दुकानदार है या कोई नेता है या स्टूडेंट्स है, रिलीजियस लीडर्स है, सोशल एक्टिविस्ट्स है, वो सारे एक ही आवाज़ में इस वक्त इस इंसिडेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये एक आम कश्मीरी पे अटैक है। बिकॉज एक आम कश्मीरी का जो रोज़गार है वो टूरिज्म के साथ जुड़ा है। जो लाखों के तादाद में इस वक्त जो यहाँ के युवा है जिन्होंने कहीं पे रेस्टोरेंट्स खोले हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं या होटल्स में काम कर रहे हैं, उनके रोज़गार पे यह अटैक है। क्योंकि अभी ऐसे अटैक्स का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है कि जो टूरिस्ट लोग हैं वो अपनी बुकिंग्स कैंसिल करेंगे, या जो आने वाले थे वो नहीं आएंगे, और जो यहाँ पे हैं वो डर के माहौल में कहीं ना कहीं अपनी ट्रैवल को कट करके वापस जाएंगे। तो इससे जाहिर सी तौर पर जो यहाँ के आम लोग हैं जिनका रोज़गार टूरिज्म के साथ जुड़ा है, उनके रोज़गार पे अटैक है। और इसीलिए हमने देखा कि चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, मिर्वाइज़ उमर फारूक हैं, यहाँ पे जो बाकी रिलीजियस लीडर्स हैं, जो प्रोमिनेंट पीपल हैं, उन्होंने बड़ी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। और आम लोग जब अटैक हुआ तो पहले जो रिस्पांस था वो वहाँ पे जो घोड़े वाले थे या दुकानदार थे वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने अपने घोड़ों पे उनको उठा के हॉस्पिटल ले आया, और जब तक फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पे पहुँचे और उनको फिर चॉपर्स को लेके इवैक्यूएट किया। क्योंकि आम लोग समझते हैं कि अगर टूरिस्ट पे कहीं ना कहीं अटैक होता है तो वो उनके रोज़गार पे होता है। हमने देखा लास्ट विंटर में देखा जब बर्फबारी के दौरान या गांदरबल एरिया में टूरिस्ट फंसे थे तो लोगों ने उनके लिए अपने रिलीजियस प्लेसेस खोल दी, मस्जिदें खोल दी और उनको वहाँ पे बिठाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया। क्योंकि लोग समझते हैं कि टूरिज्म यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है, यहाँ की संस्कृति से जुड़ा है। क्योंकि सदियों से कश्मीर एक टूरिस्ट स्पॉट रहा है, हॉट स्पॉट रहा है, और यहाँ पे टूरिस्ट आते रहे हैं। और हमेशा यहाँ पे जो आम लोग हैं उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया है। न केवल वो आम टूरिस्ट, अगर पिलग्रिम टूरिज्म हो, अभी जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उसके साथ भी यहाँ के आम लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है। उसमें भी जो आम लोग होते हैं वो शाना बशाना उसमें आगे रहते हैं, उसको सफल बनाने के लिए हर लेवल पे वो खड़े रहते हैं। तो आम लोग इस ऐसे इंसिडेंट्स का, ऐसे अटैक्स का कड़े तरह से निंदा कर रहे हैं। अभी हमने देखा लाल चौक या और बाकी जिलों में लोग कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं, इसके खिलाफ निकल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। और उन लोगों को जो इसके पीछे है उन सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द ऐसे लोगों को वो ये जो है कानून के इदारे में लाए और या उनको जो भी एक्शन है, अप्रोप्रिएट एक्शन है, उनके बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। और इसकी बात लगातार हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने भी की है और किस तरीके से गृह मंत्री ने भी की है और एलजी मनोज सिन्हा ने भी की है। जनरल कटोच साहब, क्योंकि ये नया भारत है, हमने पहले भी देखा है कि जब इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दिया गया तो घर में घुस के भी जवाब दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले और उनके आकाओं को ये संदेश कम से कम पता है कि बख्शे वो नहीं जाएंगे, ये नया भारत है।
घर में घुस के भी एक तरीके से नहीं छोड़ता है? देखिए, सबसे पहले जिन लोगों ने, जो एक्चुअल टेररिस्ट है जिन्होंने ये हादसा किया है जी, मैं आपको यकीन दिला दे देता हूं, उनमें से एक भी नहीं बचेगा, उन सब की मौत होगी। लेकिन वो जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है जो इनके पीछे थे। प्लानिंग कहां से हुई? अगर वो पिंडी से हुई तो पाकिस्तानी सेना को जवाब देना पड़ेगा और उसी को भी हम टेररिस्ट मानेंगे और वो सजा के हकदार है। अगर उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट साथ में है तो वो भी सजा के लिए हकदार है। मुझे तो कोई शक नहीं है, ये मैं नहीं बोलता कि कल होगा या परसों होगा, लेकिन आने वाले दिनों में कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा और इतनी जोर से दिया जाएगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। और जब तक ये नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि भारत के लोग शांत होंगे, कश्मीर के लोग शांत होंगे जी। तो ये मुझे ये जवाब देना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है जी। लेकिन पहला कदम जिन्होंने ये हरकत की है उनको न्यूट्रलाइज करना। सर ये जो अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसको लेकर, क्योंकि आपको अनुभव है इन तमाम चीजों को लेकर, आप समझते हैं कि कैसा टेरेन है, किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां, कितना मुश्किल होगा ये सर्च ऑपरेशन, लेकिन हमारे जाबाज जवान लगातार रात के अंधेरे में भी इस पूरे मंसूबे को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा होगा? देखिए, ऑपरेशन में अभी तो अंधेरा हो गया है जी। ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई नतीजा बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अगले 2-3 दिनों के बाद मुझे लगता है कि ये पूरा ऑपरेशन जो भी इसमें शामिल हैं वो सब ढेर के मार गिराए जाएंगे। अभी कश्मीर के लोग बोल रहे हैं, जैसे हमने सुना है अभी, कि वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है। अगर ये बात सही निकली तो जो भी उनको सपोर्ट दे रहा है उनका काम भी है, कश्मीर पब्लिक का भी काम है कि कोई भी लोग अगर वहां पर शेल्टर लेने की कोशिश करे, उनको जाके एकदम सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर दे कि ये यहाँ पर लोग छुपे हुए हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। तब ऑपरेशन और जल्दी समाप्त हो सकता है, लेकिन समाप्त होगा ये ज़रूर और इसको हम क्लोजर तक लाएंगे, जो इमीडिएट क्लोजर है। लेकिन अगला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, मैं वो स्टेप भी जरूरी समझता हूं जी। जो इनके पीछे है। बेशक वो कश्मीर के अंदर लोकल कुछ लोकल ग्रुप्स हैं, कोई लोकल पॉलिटिशियन है या विदेशी है जी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा और भारत की जो कानूनी व्यवस्था है वो उनके साथ डील करेगी। जी शब्बीर, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, आपने तमाम लोगों से बात की होगी, इस बदले नए कश्मीर जो कि आतंक को संरक्षण नहीं देता है वो किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं दे रहा है? शब्बीर जी बिल्कुल, ये देखिए, अगर हम अभी बात करें जो सिक्योरिटी एजेंसीज का जो ऑपरेशन है उसमें जो अगर हम ह्यूमन एंड की बात करें, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो जाहिर सी तौर पर यहाँ के लोकल निवासी होते हैं, वही सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछले 10 साल में जो कश्मीर जो बदलता कश्मीर है, जो पीस एंड प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट की लहर चली है कश्मीर में, आम लोगों को लगा कि जो बीते सालों में कुछ लोगों को यहाँ पे उनको गलगला रहे थे कि कहीं टेररिज्म या किसी और में फ़ायदा है। आम लोगों को अब ये रियलाइज़ हुआ है कि कश्मीर की जो तरक्की है वो डेवलपमेंट में है, वो मेन स्ट्रीम में है। इसलिए हमने देखा कि बीते दिनों में वो अलगावाद लोग जो बीते सालों में अलगावाद के साथ थे, वो भी अब उसको रिनाउंस करके मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कश्मीर को अगर आगे लेना है तो यहाँ के पीस और प्रोग्रेस ही हमारा डेस्टिनी है, तो ये यहाँ का युवा समझता है, यहाँ के लोग समझते हैं। इसलिए जब भी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, खासतौर पर टूरिज्म या टूरिस्ट के लेके, उसको लेके आम लोग जो कश्मीर का है बिल्कुल उनका एक गुस्सा दिखाई पड़ता है और इस घटना के बाद भी वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। जो बात आप कह रहे हैं शब्बीर बहुत महत्वपूर्ण है और आगे वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह लोग इस इंसिडेंट के खिलाफ बाहर आते हैं। ये हमेशा देखा है, जब भी किसी टूरिस्ट को या सिक्योरिटी फोर्सेस या किसी माइनॉरिटी को अटैक किया गया है तो अगले दिन हमने देखा कि आम लोग या युवा वो बाहर आए हैं कैंडल उसके खिलाफ
बिल्कुल, और वो एक तरीके से मुखालफत अब आतंकवाद के खिलाफ नए कश्मीर में दिखाई पड़ती है। और इस वक्त का अपडेट ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रवाना होकर श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो वहाँ सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे और तमाम प्रकार की जानकारियां भी लेंगे। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर से पल पल का अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया शब्बीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल कटोच आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सर अनकन्फर्म 26 सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बाबू बशाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का न केवल भव्य स्वागत हुआ बल्कि उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी की थोड़ी देर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। साथ ही प्रधानमंत्री भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सऊदी अरब के एयर स्पेस में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान पहुंचा, वैसे ही रॉयल सऊदी एयरफोर्स के विमान नजर आए। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के ये विमान विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के विमान के दोनों ओर कुल 3 फाइटर जेट साथ साथ चल रहे थे। F-15 फाइटर जेट ने प्रधानमंत्री के विमान को जेद्दा हवाई अड्डे तक स्कॉट किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार और कुल तीसरी बार सऊदी की यात्रा कर रहे हैं। उनका विशेष विमान जैसे ही जेद्दा एयरपोर्ट पर उतरा, वहां भी नजारा अलग ही था। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी मक्का के डिप्टी गवर्नर और शाही परिवार के अहम सदस्य प्रिंस सऊद बिन मिशार और सऊदी के वाणिज्य मंत्री मजीद बिन अब्दुल्लाह अल कसाबी और जेद्दा के मेयर सालेह अली अल तुर्की ने की। यही नहीं, प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत में एयरपोर्ट पर ही 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा कि ये यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच मित्रता को और भी मजबूती देगी। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रवासी भारतीय काफी संख्या में मौजूद थे, तो वहीं सऊदी के प्रसिद्ध गायक हिशाम अब्बास भी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अरबी हिंदी में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गाना ए वतन आबाद रहे तू गाकर समा बांध दिया। कैसा फील लगा कि प्राइम मिनिस्टर आपके सामने थे और आप एक हिंदी सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं? Great to see the PM Narendra Modi here.
It has been, I guess, 40 years he didn't visit Jeddah, and it was my pleasure. I love India since long, okay, and I have been in India almost 20 times a year, and I didn't expect to reach this level, and I'm always saying that I love India, and it will be inshallah always great. Ameen ya Rabbal Alameen, lead it by the PM Narendra Modi inshallah always. बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज के साथ स्वागत किया। विशेष रूप से दाऊदी बोहरा समाज के लोग बेहद खुश नजर आए। प्राउड महसूस होता है कि हम इंडियन हैं और आज इंडिया का नाम पूरे दुनिया में बहुत गर्व से लिया जाता है, पूरे प्राउड से लिया जाता है। हम लोग यहाँ पे प्राउड फील करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पीएम जी आए, हम लोग उनसे मिले, सबसे अच्छा चीज़ ये लगा हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूती देना है। जेद्दा से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब में हैं, जेद्दा में, और किस प्रकार से भारत और सऊदी अरब के संबंधों में एक गहराई है दोस्ती के तमाम आयामों में, उसका जिक्र करते हैं। भारत सऊदी अरब के संबंध की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी सऊदी अरब की यात्रा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। 2016 और 2019 में प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा की थी और 2025 में ही उनकी तीसरी यात्रा है। 2023 में हुई थी पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक, जिसके बाद अब दूसरी बैठक होने जा रही, जिसकी अध्यक्षता अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री करेंगे। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को मिला था वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़े सम्मान के साथ नवाजा गया था 2016 में, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे सऊदी अरब। 2019 में हुआ था उच्च स्तरीय रणनीतिक भागीदारी समझौता, और उसके बाद में दोनों देशों की आपसी दोस्ती रणनीतिक साझेदारी में एक तरीके से परिवर्तित हो गई थी, जिसका फायदा दोनों ही देशों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2019 में ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, एविएशन और पेट्रोलियम भंडारण सहित तमाम लगभग 12 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। यानी अपने आप में दोनों देशों में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आधार दोस्ती का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2019 में भारत के हज कोटे में वृद्धि की गई थी, और ये भारत के मौजूद जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात के तौर पे थी, जब प्रधानमंत्री मोदी की पहल पे 2019 में भारत के हज कोटे, यानी कि भारत से जाने वाले हज की यात्रा के लोगों की संख्या को बढ़ाया गया था, वो एक तरीके से फायदा हुआ था। सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की। इसकी एक बड़ी संख्या सऊदी अरब में रहती है, वो 27 लाख लोगों के आसपास है। तो ये अपने आप में भारत सऊदी अरब संबंध के लिहाज से अगर बात की जाए, इसी तरीके से आर्थिक संबंध की बात की जाए तो भारत है सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है, जबकि सऊदी अरब है भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। तो ये अपने आप में व्यापारिक संबंधों की गहराई और विस्तार को दिखाने के लिए काफी है ये आंकड़ा। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 43 अरब डॉलर के आसपास है, और इसमें विस्तार की तमाम गुंजाइश को लेकर बातचीत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से अगर बात किया, जल्दी से कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताएं किस प्रकार से भारत का निर्यात लगभग 11.5 अरब डॉलर के आसपास में है, तो वहीं किस प्रकार से और अन्य आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत का जो आयात है वो लगभग 31.5 अरब डॉलर के आसपास है। तो ये व्यापारिक संबंधों के हम आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। भारत का सऊदी अरब में निवेश लगभग 3 अरब डॉलर के आसपास में है, इसमें भी गुंजाइश लगातार तेजी से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। सऊदी अरब का भारत में निवेश 10 अरब डॉलर के आसपास में है, और इसमें भी लगातार विस्तार होने के लिए बातचीत का एक मंच खुला हुआ है। 2024 में हुई थी निवेश पर उच्च स्तरीय कार्यबल की पहली बैठक, और इसके बाद कई प्रकार के समझौते भी हुए थे। ये समझौते लगभग कहा जा सकता है कि 50 से ज्यादा समझौते हुए थे। जुलाई 2024 में जब निवेश पर इस उच्च स्तरीय मंच पे बैठक हुई थी, दोनों देशों के बीच में 50 से ज्यादा MOU साइंस किए गए थे। तो आर्थिक संबंधों का एक बड़ा विस्तार देने के लिए तमाम फोरम को भी बनाया गया। लेकिन बात की जाए ऊर्जा संबंध के लिहाज से, तो सऊदी अरब है तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्तिकर्ता। भारत के लिहाज से, भारत की रक्षा जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसके लिहाज से एक बहुत बड़ा एक आपूर्तिकर्ता पेट्रोलियम उत्पादों का, कच्चे तेल का एक तरीके से सऊदी अरब बहुत बड़ा स्रोत है। भारत का लगभग 14.3% कच्चा तेल सऊदी अरब से ही आता है। तो ये अपने आप में आंकड़ा बहुत बताने के लिए काफी, 14-15% जो कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ है, कच्चा तेल है, वो सऊदी अरब से भारत आता है।
तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता है सऊदी अरब भारत के लिए, जो कि लगभग 18% से ज्यादा कुल एलपीजी की जो खपत है उसका जो हिस्सा जो हम लेते हैं विदेशों से, उसका लगभग 18% से ज्यादा सिर्फ सऊदी अरब से ही आता है। तो ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मित्र देश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। रक्षा साझेदारी के लिहाज से बात की जाए तो व्यापक नौसैनिक सहयोग दोनों देशों के बीच में लगातार बना हुआ है। इसी तरीके से दोनों ही देशों के बीच में जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वो भी निरंतर अंतराल पर एक तरीके से होते रहते हैं। ये हमारे दोनों देशों की सेनाओं के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास भी हम दोनों देशों की सेनाओं के बीच में देख चुके हैं। ये आपसी समझ को सैन्य स्तर पर विस्तार देने का काम करती है और उसी लिहाज से ये सैन्य अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम बात करें IMEC, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो गेम चेंजर होगा। वो क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, क्योंकि भारत की पहल पर G20 की अध्यक्षता जब भारत की थी सितंबर 2023 में, तब प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल पर शुरुआत की गई थी। IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक तरीके से पहल की गई थी और ये आर्थिक गलियारा दुनिया भर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। किस तरीके से? क्योंकि ये 2 हिस्सों में होगा ये पूरा आर्थिक गलियारा, और इसका जो पहला हिस्सा है वो भारत को एक तरीके से मिडिल ईस्ट तक जोड़ेगा, जो खाड़ी देशों तक जोड़ेगा। अगले पॉइंट पे अगर हम आए तो उस तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि पूर्वी गलियारा जो होगा वो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगले पॉइंट पे जाएं तो हम बता सकते हैं कि इसका जो दूसरा उत्तरी गलियारा होगा वो खाड़ी देशों को यूरोप तक जोड़ेगा, यानी भारत से मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूरोप तक का एक पूरा बाजार या आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विस्तार देता हुआ नजर आएगा। लॉजिस्टिक लागत में आएगी लगभग 30% की कमी, और इसी प्रकार से जो परिवहन का समय है उसमें लगभग 40% की कमी आएगी। तो ये अपने आप में गेम चेंजर के तौर पे साबित होने वाला है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण किस तरीके से IMEC की जो सोच है भारत की ओर से उसका प्रयास किया गया है, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। भारत की इस पहल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसकी घोषणा की थी कि किस तरीके से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और ये कोशिश की गई थी किस तरीके से IMEC की शुरुआत होगी। जब G20 की अध्यक्षता भारत की थी सितंबर 2023 में दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। और अगर 30% जो है एक तरीके से लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी और उसके अलावा 40% जो है इसमें परिवहन का समय बचेगा। तो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण सऊदी अरब की यात्रा, इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जिद्दा से हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा को कवर करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त सऊदी अरब में ही है। नीरज, इस वक्त प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या कुछ चल रहा है और क्या अब अगला कार्यक्रम है, थोड़ा बताइए विस्तार से नीरज। अब से थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री रॉयल पैलेस पहुंचने वाले हैं, और जहां पर परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा, और उसके बाद दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता है वो स्टार्ट होगी। और जैसा कि आपको भी पता है कि भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं पिछले 8-10 सालों में काफ़ी नज़दीक आए हैं, और आप देखें कि तमाम आर्थिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ खुद सऊदी अरब ने की है। और सऊदी अरब और भारत के रिश्ते किस तरह के हैं इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रदान किया है। तो ये बताता है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे के साथ किस तरीके से घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं, और कई सारे विषय हैं, या कह सकते हैं कि कई सारे जो मुद्दे हैं जिन पर दोनों ही जो देशों के जो नेता हैं वो बात कर सकते हैं, चाहे ऊर्जा की बात करें, इसके अलावा रक्षा उत्पादों की बात करें। आपने देखा होगा कि निवेश को लेकर जो स्थितियां हैं वो पहले से और बेहतर हुई हैं। प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ के जो कारोबारी हैं उनको कहा है, इनवाइट किया है कि भारत में आएँ, भारत में एक अनुकूल माहौल है निवेश के लिए और वो अपना निवेश कर सकते हैं। कई सारे सेक्टर हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि ग्लोबल रूप से जिस तरीके से आतंकवाद फल फूल रहा है, तो ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर जो बात है वो हो सकती है द्विपक्षीय संबंधों में। और जब भारत के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस आपस में आमने सामने बैठेंगे। आरेंद्र, नीरज, पहले हम देखते हैं कि अगर भारत की सऊदी अरब के संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो एक ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा आधार होता था, क्योंकि हमें जो ऊर्जा की ज़रूरतों के लिहाज से जो पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए उसके लिए बड़ा स्रोत के तौर पे था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक नया पैराडाइम शिफ्ट देते साथ साथ किया कि आधार तो ये रहेगा लेकिन इसका विस्तार होता दिखाई पड़ेगा, जिस बात का जिक्र आप भी कह रहे हैं, जिसमें तमाम रक्षा सुरक्षा से लेकर निवेश और व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार कोशिश हो रही है। इस बार के दौरे में इस विस्तार को और ज़्यादा क्या एक नया फलक मिल सकता है प्रधानमंत्री के इस दौरे में?
देखिए बिल्कुल कई सारी नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आनंद, और आप देखें कि जिस तरीके से सऊदी अरब हमारे रक्षा उत्पादों में जो दिलचस्पी दिखा रहा है, आप देखें कि भारतीय नौसेना और इसके अलावा सऊदी अरब की नौसेना के बीच 2 युद्ध अभ्यास हुए हैं संयुक्त रूप से। इसके अलावा थल सेना, दोनों देशों की थल सेना के बीच भी जो संयुक्त युद्ध अभ्यास हैं वो हुए हैं। हमारे तमाम जो रक्षा उपकरण हैं या रक्षा उत्पाद हैं उनमें एक दिलचस्पी सऊदी अरब ने दिखाई है। इसके अलावा आप देखें कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो तमाम टेक्निक है या कहें कि जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास बेहतर मौजूद है, और दोनों देश उस टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो अपने अपने मुल्क के लोगों के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि कृषि का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर दोनों देश एक नई पहल और एक नई शुरुआत है वो कर सकते हैं। निवेश को लेकर आप देखें कि यहाँ के कारोबारी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं भारत के अंदर निवेश करने को लेकर, और आप देखें कि 10 जो अरब डॉलर का जो निवेश है वो भारत में हुआ है, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री की इस विजिट से इस निवेश में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चाहे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया के अंतरिक्ष प्रोग्राम की बात करें, इंडिया के कृषि क्षेत्र की बात करें, फार्मा क्षेत्र की बात करें, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दोनों देश न केवल नज़दीक आए बल्कि परंपरागत रूप से जो पुराने संबंध हैं उनसे आगे बढ़ते हुए एक नई रास्ता, एक नई राह इन लोगों ने तलाशी है, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये रिश्ते और भी ज़्यादा घनिष्ठ होंगे, क्योंकि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, और प्रधानमंत्री भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि जब भी वो क्राउन प्रिंस से मिलते हैं और उनकी जो सोच, उनका जो विजन है उसने हमेशा उनको अचंभित किया है। 2030 और 2047 जो विजन है वो करीब करीब दोनों देशों के एक जैसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और शायद इसीलिए रणनीतिक समझ, रणनीतिक साझेदारी का विस्तार भी दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस बातचीत के लिए, लेकिन आप बने रहिए इस बड़ी खबर पे। प्रधानमंत्री के अन्य दौरों के इस दौरे के लिहाज से जो और बड़ी तस्वीरें हैं आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, वही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर देश में बहस अभी भी जारी है। मोदी सरकार और बीजेपी की ओर से देश में वक्फ कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो कुछ संगठन अभी भी इसको लेकर विरोध पर अपनी बात सामने रख रहे हैं।
मोदी सरकार ने नए कानून से जुड़े फायदे लगातार देश के सामने रखे हैं, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया का भी पालन किया गया है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद लंबे समय से वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी और आम लोगों को एक तरीके से इंसाफ मिलने का भी रास्ता खुलता दिखाई पड़ेगा। वक्फ कानून पर जारी है बवाल, मुस्लिम संगठनों ने उठाए सवाल, बीजेपी ने चलाया जागरूकता अभियान, कहा गरीब मुसलमानों के लिए यही है सही समाधान। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी जहां वक्फ सुधार जागरूकता अभियान के तहत मुसलमानों को नए वक्फ कानून के लाभ बता रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ सुधार जागरूकता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल सहित भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुस्लिमों को नए वक्फ कानून के लाभों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे संशोधन से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और हम उनके अधिकारों से समझौता नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ सिर्फ चुनिंदा लोग हैं जो वक्फ संपत्तियों का गलत लाभ उठा रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पे उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने वक्फ पर जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू किया है। ये अभियान अगले महीने की 5 तारीख तक जारी रहेगा। अभियान के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदायों के बीच जा रहे हैं और नए कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को दिल्ली में नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। वक्फ बचाओ अभियान के तहत तालकटोरा स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में जमाते इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे। बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया और कहा कि कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर लोग विश्वास न करें। ये भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है और इसमें मुस्लिमों का भला नहीं हुआ, मुस्लिमों का नुकसान ही हुआ है। जिस प्रकार के बयान AIMPLB दे रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पर उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं कि संविधान के ऊपर शरिया लागू हो जाए। कुछ संगठन भले ही वक्फ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बिहार के किशनगंज में मुसलमानों ने इसके हक में आवाज बुलंद की। ये जो जूते की दुकान है, 22 रुपया महीना वो देता, आज तक 60-70 बरस से हो गया, जबकि 50,000 रुपया मंथली होना चाहिए। कुल मिलाकर वक्फ के मामले में तमाम मुस्लिम खुलकर समर्थन में हैं और इसे गरीब मुसलमानों के हित में बता रहे हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहीं से इस पर आगे की राह तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि चुनाव आयोग का राहुल गांधी पर पलटवार, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। आज चुनाव आयोग ने जवाब दिया। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 4.5
400? मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद अगली खबर पे आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने नजर डाली है, आपको रूबरू कराया। बात जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कहें तो हमने इस खबर से आपको बताया किस प्रकार से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो गृह मंत्री अमित शाह भी एक तरीके से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का सऊदी अरब का दौरा किस प्रकार से खास है, इस खबर पर विस्तार से हमने बात की। साथ ही साथ वक्फ पर जारी है घमासान, जहां समर्थन मिल रहा है तो वहीं विरोध के कुछ सुर भी उठ रहे हैं देश में नए वक्फ कानून को लेकर। अगली खबर अब जो कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने के बाद खुद चुनाव आयोग ने तथ्यों को आंकड़ों के साथ सामने रखा है। आयोग ने कहा है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देना पूरी तरीके से सच्चाई से कोसों दूर है। इस मामले पर बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस सफाई दे रही है। पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश से देश का अपमान का प्रयास किया है और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी इस प्रकार के गलत बयान विदेशी सरजमी से दे चुके हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की भी बदनामी करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिराती है जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। चुनाव आयोग ने एक एक सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पर 6,40,87,588 मतदाताओं ने मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख वोट डाले गए। इन औसत रुझानों के अनुसार लगभग 1,16,00,000 मतदाताओं ने अंतिम 2 घंटों में मतदान किया हो सकता है। इसलिए 2 घंटों में मतदाताओं द्वारा 65 लाख वोट डालना औसत प्रति घंटे मतदान के रुझान से बहुत कम है। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र में उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किए गए मतदान एजेंटों के सामने मतदान आगे बढ़ा। कांग्रेस के नामांकित उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंटों ने अगले दिन रिटर्निंग अफीसर और चुनाव पर्यवेक्षकों के समक्ष जांच के समय किसी भी तरह के असामान्य मतदान के संबंध में कोई पुष्ट आरोप नहीं लगाया। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि वे चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के संस्थानों पर हमला कर रहे हैं और संस्थानों पर हमला करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के हाल में जो बयान है, अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं और हम जानते हैं कि कैसे आज पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया। उसके बाद में समीक्षा बैठक करने के बाद दिल्ली में सीधे गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं और वहां पर उनकी अगवानी में वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। गृह मंत्री एक तरीके से उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोन आया था, उन्होंने उन हालात की जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था किस प्रकार से आप जाइए जम्मू कश्मीर और हालात की समीक्षा कीजिए, तो सुरक्षा की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण एक तरीके से है कि कैसे इस प्रकार की कायराना हरकत को अंजाम देने वाले
जो आतंकी हैं उन पे उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको ढेर किया जाए और उनके पीछे साजिशकर्ताओं तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर से भले ही एक बड़ी दुखद घटना हुई है, लेकिन सरकार के टॉप लेवल से लेकर इस पूरी घटना के बाद जिस प्रकार से हरकत देखने को मिल रही है, निश्चित तौर से एक बड़ा इसका एक अंजाम भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनको अपने मंसूबे कभी पूरे होते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। इस खबर के साथ ही फिलहाल न्यूज़ नाइट में आज बस इतना है, लेकिन DT न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।